हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज हम एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी। हमने लास्ट लेक्चर में एमाइन की बेसिसिटी पढ़ी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो गाइज, आगे की केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्काइलेशन पढ़ते हैं। तो देखो, एल्काइलेशन का मतलब एमाइन से जितने हाइड्रोजन लगे हैं ना, उनको आप हटा दो और एल्किल ग्रुप जोड़ दो। तो देखो, एल्काइलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये मान लो आपके पास एमाइन है और आप इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहे हो। तो सिंपल यहाँ से हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से हेलोजन निकालो। तो HX आपके पास बाहर हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन निकालो। तो ये जो एल्किल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास दो एल्किल ग्रुप लग गए और ये हाइड्रोजन। तो गाइज, ये आपकी प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना। अब आप और एल्किल हैलाइड लेते हो तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हेलोजन, HX बाहर, तो आपके पास टर्सरी अमाइन बन जाएगी। और आप जानते हो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अब गाइस ध्यान देना, अगर आपने एल्किल हैलाइड को एक्सेस में ले रखा है तब आगे भी रिएक्शन होगी। अगर आपका एल्किल हैलाइड एक्सेस में है तब देखो क्या होगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हेलोजन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज पार्शियल और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और ये इस पर अटैक कर सकते हैं। तो गाइज, आपके पास देखो 3 एल्किल ग्रुप तो पहले ही जुड़े हुए थे, एक और जुड़ गया नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 4 एल्किल ग्रुप हो गए, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। और यहाँ पर अक्ष पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इसका नाम लिखते हैं। देखो, आपके पास एल्किल ग्रुप 4 है तो हम लिखेंगे टेट्रा एल्किल, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज को हम अमोनियम बोलते हैं, ठीक है। और अक्स माइनस का मतलब हैलाइड, तो ये इसका नाम हो गया। अगर यहां पर कोई भी ग्रुप होगा एथिल मैथिल, तो एल्किल की जगह एथिल या मैथिल आ जाएगा। और यहां पर हेलोजन में कोई क्लोरीन या ब्रोमीन होगा तो क्लोराइड या ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एल्काइलेशन हो गया। अब गाइज, यहाँ पर ये जो एल्काइलेशन हुआ है वो एलिफेटिक एमीन का हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, एरोमेटिक एमीन का भी हम कर सकते हैं। देखो, ये आपके पास एनिलीन है जो कि एरोमेटिक एमीन है, ठीक है ना। एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करवाएंगे। तो देखो, यहां से अक्स और यहां से HX बाहर हो जाएगा। सिंपल ऐसा गैस आपको करना है। तो नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप अटैच हो गया। अब आप एक एल्किल हैलाइड और लोगे तो यहाँ से अक्स और यहाँ से हाइड्रोजन HX बाहर हो जाएगा। तो आपके पास नाइट्रोजन से 2 एल्किल ग्रुप ऐड हो गए। अब देखो, अगर एल्किल हैलाइड आपने एक्सेस में ले रखा है तो सेम टू सेम यही काम होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होंगे, तो आपके पास बन जाएगा, और टोटल देखो कितने एल्किल ग्रुप ऐड हो गए, 3 हो गए ना। और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज और अक्ष पर नेगेटिव चार्ज। तो गाइज, ये एनिलीन है, ये एन एल्किल एनिलीन है। यहां पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं तो ये एन एन डाई एल्किल एनिलीन है। और यहां पर 3 लगे हुए हैं, तो देखो इसका नाम लिखते हैं, एल्किल ग्रुप 3 है ना, तो ट्राई एल्किल।
ठीक है। अब देखो रिंग से नाइट्रोजन लगा हुआ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हम ईएम लगाते हैं लास्ट में। आपको पता है कि इसका नाम एनिलीन है। रिंग से अगर नाइट्रोजन लगा हुआ है, सिंगल नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो उसे हम एनिलीन बोलते हैं। और उस नाइट्रोजन पर प्लस है तो हम ईएम लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल एनिलीनियम और हैलाइड। तो गाइज ये एल्काइलेशन हो गया। अब हम एसाइलेशन पढ़ेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। अब देखो एसाइलेशन का मतलब होता है एसिल ग्रुप का जुड़ना, यानी कि यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, और ये इस ग्रुप को हम एसिल ग्रुप बोलते हैं। यह हम एसिड हैलाइड से भी जोड़ सकते हैं, ध्यान से समझना, और हम एनहाइड्राइड से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट हम एसिड हैलाइड से जोड़ते हैं। तो देखो ये हमारी एमाइन हो गई, और हम लेते हैं एसिड हैलाइड ले लेते हैं। तो एसिड हैलाइड हम ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड है इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड। तो अब देखो, और इसमें हम बेस लेंगे, तो रिएक्शन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल ट्रिक याद रखो कि यहाँ से तो हाइड्रोजन और यहाँ से आपका क्लोराइड यानी कि HCl बाहर हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये NH ऐड हो गया ना यहाँ पर, NH और R। तो गाइज आपके पास एमाइड बनता है। तो देखो इसका नाम है, नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एन एल्किल एसिटेमाइड, ठीक है। 2 कार्बन वाले एमाइड को हम एसिटेमाइड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन की जगह एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो एन एल्किल एसिटेमाइड। तो एसिड हैलाइड से हम जोड़ सकते हैं, एन हाइड्राइड से भी हम एसिल ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो आपके पास एमाइन है और इसका हाइड्रोजन एक आपको निकालना है, तो पहले ये से लिख लो। और ये एन हाइड्राइड है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और आप बेस लोगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये गायब कर दो, यानी कि आपका एसिटिक एसिड गायब हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सेम टू सेम वो का वो प्रोडक्ट बन गया कि इस कार्बन के साथ ये लगेगा। तो देखो RNH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो ये भी एन एल्किल एसिटेमाइड। तो गाइज एसाइलेशन में हमें एसिल ग्रुप जोड़ना होता है, ये ग्रुप R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो हम एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड दोनों से जोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे बेंजोइलेशन, और बेंजोइलेशन का मतलब होता है बेंजोइल ग्रुप का जुड़ना, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट है बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन का मतलब बेंजोइल ग्रुप का जुड़ना, और बेंजोइल ग्रुप ये होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना C डबल बॉन्ड O है। चलो मैं इसको नीचे बना देता हूं। इस ग्रुप के जुड़ने को हम बेंजोइलेशन बोलते हैं, और यह ग्रुप हम बेंजोइल क्लोराइड से जोड़ते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो देखो ये मान लो हमारे पास एरोमेटिक अमीन लेते हैं, तो ये एरोमेटिक अमाइन हो गई, और बेंजोइल क्लोराइड, तो ये बेंजोइल क्लोराइड, तो इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं, ये बेंजोइल क्लोराइड। तो हमें तो ये ग्रुप जोड़ना है, तो यहाँ से HCl बाहर। अब HCl निकल रहा है, इसका मतलब इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एसिड है। तो गाइज आपके पास देखो क्या बन गया, ये NH डबल बॉन्ड O और ये रिंग। अब देखो इसका नाम क्या है, देखो इसको बोलते हैं बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा रहता है ना, तो उसे हम बेंजेमाइड बोलते हैं,
ठीक है ना। देखो इस पूरे का नाम है बेंजेमाइड, क्योंकि CONH यानी कि एमाइड लगा हुआ है ना, तो ये बेंजेमाइड है। और नाइट्रोजन से रिंग लगी हुई है, तो इसको हम बोल सकते हैं एन फेनिल बेंजेमाइड। ठीक है। और ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। और ये एनिलीन, तो ये बेंजोइलेशन हो गया, तो आप लिख लीजिए। तो गाइज अब देखो हम जो नेक्स्ट 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो एमाइन में डिस्टिंक्शन होता है। ठीक है। हम एमाइन को अलग अलग कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन दे दे और बोले कि आइडेंटिफाई करो, तो हम ये 3 रिएक्शन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना ये 3 रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमाइन में डिस्टिंग्विश करने की रिएक्शन है, एमाइन में विभेद करने की रिएक्शन है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन अपनी आती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, या फिर आप टेस्ट भी बोल सकते हो, कार्बिल अमाइन टेस्ट, है ना, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है। तो गाइज एक बात ये ध्यान रखना कि यह जो टेस्ट है वो प्राइमरी अमाइन ही देती है। अगर आपके पास तीनों अमाइन हो तो आप सब में ये टेस्ट करो, जो अमाइन ये टेस्ट देती है वो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है। अगर आपको केवल प्राइमरी अमाइन आइडेंटिफाई करनी हो तब आप ये टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसकी पहले हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखो इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है। ध्यान रखना कार्बिल अमाइन का मतलब आइसोसाइनाइड ही होता है। अब देखो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है कि इसमें हम अमाइन लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। अब हमें ये पता नहीं होता है कि ये प्राइमरी अमाइन है, लेकिन हम रिएक्शन कर रहे हैं तो इसलिए हमने लिख दिया। हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं और हम बेस लेते हैं। ध्यान रखना, पहले इस रिएक्शन की ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको ये याद रखनी है, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है। ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो देखो इसमें बनेगा क्या क्या। आपके पास क्लोरीन 3 है और पोटेशियम 3 है, तो देखो 3KCl बाहर निकल गया। ठीक है ना। अब देखो आपके पास OH 3 है। देखो पोटेशियम और क्लोरीन का तो काम हो गया ना। अब OH 3 है, H एक तो ये रहा और 2 ये रहे, यानी कि 3H है आपके पास, तो 3H2O बाहर। ठीक है। यानी कि पोटेशियम का काम हो गया, क्लोरीन का काम हो गया, तीनों OH का काम हो गया और यहां पर तीनों H का काम हो गया। अब जो बाकी बचा है ऐसा कैसा लिख दो, R बचा है, N बचा है और C बचा है। तो ये गाइज आपके पास आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है। तो आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो मतलब गंदी बदबू होती है ना, बदबूदार होता है। तो अब ये स्मेल बनते ही हमें पता चल जाता है कि प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि यह जो टेस्ट है ना वो प्राइमरी अमाइन ही देती है। आ गई बात समझ में। तो ऐसे आपको इस ट्रिक से ये रिएक्शन याद रखनी है। अब इसका मैकेनिज्म करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। तो देखो आपने प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म और KOH ले रखा है, तो पहले हम क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और आपने KOH ले रखा है जो कि बेस है और बेस देता है OH-। और गाइज आप जानते हो कि OH- हमेशा H+ को बाहर निकालता है, यानी कि H2O बाहर। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रख लिए। अब K+ क्या करेगा, Cl- को बाहर निकालेगा, तो KCl बाहर। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया, और है ना, ध्यान रखना कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले गया। ठीक है। और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, यानी कि कार्बन के पास इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई, इसको हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है ना। तो ये आपके पास डाई क्लोरो
कार्बीन। आ गई बात समझ में। अब गाइस ध्यान रखना, ये आपको लोन पेयर जो दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करती है। कैसे? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताता हूं। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये वर्क कर सकता है। तो ध्यान रखना, कहीं आप ये 2 इलेक्ट्रॉन देख करके भ्रम में मत पड़ जाना कि इसके पास तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको हम कार्बीन बोलते हैं। अब देखो अमाइन को लाओ आगे, ये अमाइन, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब ये बेस है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। तो गाइज आपके पास बन गया क्या, देखो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये कार्बन क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये बन गया। आ गई बात समझ में। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए हैं, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो KOH दोबारा आएगा आपका, और आपको पता है कि KOH देता है OH माइनस, तो ये यहाँ पर H प्लस निकल गया ना, तो आपका H2O बाहर हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि K प्लस को Cl माइनस भी तो चाहिए, तो ये H ले गया OH, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो गाइज आपके पास बन गया क्या, देखो RN, और ये बॉन्ड बन गया, और कार्बन से एक ही क्लोरीन बचा है, देखो कार्बन पर एक ही क्लोरीन बचा है ना। अब आप एक KOH और एक हाइड्रोजन और है ना, देखो एक ही हाइड्रोजन तो गया है, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है। अब सेम टू सेम काम होगा, ये KOH लोगे, ये OH यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये Cl बाहर, यानी कि KCl बाहर निकल गया, और आपके पास बन गया RNC, आइसोसाइनाइड। तो आ गई बात समझ में। तो गाइज ये जो टेस्ट है वो केवल प्राइमरी अमाइन ही देगी, सेकेंडरी और टर्सरी यह टेस्ट नहीं देगी। तो ध्यान रखना, जो कार्बिल अमाइन टेस्ट है वो अमाइन में डिस्टिंक्शन करता है कि प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट देती है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देती है। तो आप इसको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है ना, तो आप लिख लो ये। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइन ये RNH2, और नाइट्रस एसिड को गाइज हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो HNO2 को हम HNO2 लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको ऐसे कर देनी है रिएक्शन, ये यहाँ से H2O बाहर, ये यहाँ से N2 बाहर, और एल्कोहल। तो गाइज आप ये लिख सकते हो कि नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करती है और एल्कोहल बनाती है। तो प्राइमरी अमाइन का पता चल गया कि नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस निकालती है और एल्कोहल बनाती है। तो गाइज अब देखो नेक्स्ट अपनी आती है सेकेंडरी अमाइन। तो ये सेकेंडरी अमाइन है और ये नाइट्रस एसिड है, ठीक है। तो नाइट्रस एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो HNO2, तो ये OH और ये H2O बाहर। ध्यान रखना ये नाइट्रस एसिड है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये OH और ये H2O बाहर हो गया ना, तो आपके पास ये बन गया R2N और
NO। ठीक है, ये जो NO है ना वो इस N के साथ जुड़ जाएगा, इस NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है ना, तो ये OH और ये H2O बाहर हो जाएगा और ये NO इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो NO को बोलते हैं नाइट्रोसो और वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N नाइट्रोसो डाई एल्किल, क्योंकि एल्किल ग्रुप 2 है ना, डाई एल्किल एमाइन। ठीक है, तो गाइस सेकेंडरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ ये बनाती है, प्राइमरी एमीन नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करती है। अब देखो हम टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी अमाइन। तो टर्सरी अमाइन वैसे तो रिएक्शन करती नहीं है, लेकिन अगर आपको करवानी हो रिएक्शन तो इस टाइप से आप करवा देना कि ये आपको पता है कि बेस है, क्योंकि अमाइन बेस होती है, और ये एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है H देने की और बेस की प्रॉपर्टी होती है H लेने की, तो ये H प्लस ये आपकी टर्सरी अमाइन ले लेगी, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए तो पॉजिटिव चार्ज, और NO2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसका नाम लिख दो, एल्किल ग्रुप कितने हैं, 3 है ना, तो ट्राई एल्किल, नाइट्रोजन पर प्लस को हम अमोनियम लिखते हैं, ध्यान रखना अमोनियम, और NO2 माइनस को हम लिखते हैं नाइट्राइट, ध्यान रखना NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट होता है। तो गाइज ये हमारी नाइट्रस एसिड के साथ तीनों अमाइन की रिएक्शन हो गई कि प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस निकालती है, सेकेंडरी अमाइन N नाइट्रोसो डाई एल्किल अमाइन बनाती है, और टर्सरी अमाइन रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि देखो ये सोल्ट ही तो बना है। तो आप ये भी करके बता सकते हो। ठीक है, तो आप लिख लो। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आप लिख लो पहले इनको। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है ना, तो पहले हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन और सल्फोनिल का मतलब है डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड बनाते हो, तो बेंजीन सल्फोनिल और ये क्लोराइड, इसकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ करवाएंगे। तो आप जानते हो कि RNH2 प्राइमरी अमाइन है ये। ठीक है, तो HCl बाहर, एकदम सिंपल रिएक्शन है, HCl को बाहर कर दो बस, और आपके पास देखो क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O NHR। ठीक है ना, अब देखो C डबल बॉन्ड O NH को हम एमाइड बोलते हैं, तो S डबल बॉन्ड O NH को हम सल्फोनेमाइड बोलेंगे। तो नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो N एल्किल, उसके बाद ये बेंजीन, और इसको हम बोलेंगे सल्फोनेमाइड। ठीक है ना, सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमाइन N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है। अब देखो सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, तो इसी में करवा दूंगा। ये देख लो पहले कि सिंपल है, HCl बाहर निकालना है, तो प्राइमरी अमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। अब सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन गाइस आप जानते हो कि एक हाइड्रोजन हटा दोगे और एक एल्किल ग्रुप और लगा दोगे ना आप, तो वो सेकेंडरी अमाइन, तो ये लो, ये सेकेंडरी अमाइन आपके पास सेकेंडरी अमाइन हो गई। तो यहां पर क्या बन गया, N से 2 एल्किल लगे हुए हैं ना, तो इसका नाम लिख दोगे आप NN डाई एल्किल।
एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो प्राइमरी अमाइन तो बनाती है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सेकेंडरी अमीन बनाती है एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और अगर हम टर्सरी अमाइन की बात करें तो टर्सरी अमाइन में हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं है ना तो यह टेस्ट टर्सरी अमाइन नहीं देती है। तो आप लिख सकते हो कि टर्सरी अमाइन डज नॉट गिव हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। तो गाइज ये रिएक्शन आपको दो टाइप से लिखनी है, एक तो प्राइमरी अमाइन जो मैंने पहले लिखी थी, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन ये वाली, क्योंकि मैंने तो एक में ही दो को कर दिया है तो इनको लिख लो आप। तो गाइज अपना नेक्स्ट टेस्ट है, यानी कि नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो रिएक्शन विद CS2, इसको हम मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये अपनी प्राइमरी अमाइन है, तो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों के लिए करेंगे रिएक्शन। तो ये प्राइमरी अमाइन, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइसल्फाइड से करवाएंगे, यानी कि CS2 से। तो देखो ये रिएक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझना कि हम अमाइन को ऐसे लिख सकते हैं और CS2 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक करूँगा एक इलेक्ट्रॉन का सल्फर के पास और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपके पास गाइज ये बन गया RNHCSH और डबल बॉन्ड S, ये बन गया ना, ध्यान से समझना। ठीक है, कि मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं मर्क्यूरिक क्लोराइड से HgCl2। अब रिएक्शन कैसे होगी वो और देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CSH और डबल बॉन्ड S। मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर, मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा एक इलेक्ट्रॉन सल्फर पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर। ठीक है ना, मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक और इलेक्ट्रॉन सल्फर पर। तो आपके पास दो तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। देखो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये तो बन गया, क्योंकि देखो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। प्लस अब दो हाइड्रोजन और यहाँ पर Cl2 दो क्लोरीन, तो 2 HCl। ठीक है, अब ये सल्फर और ये आपका Hg, तो HgS आ गई ना बात समझ में। तो HgS का प्रेसिपिटेट होता है और आइसोथायोसाइनेट बन रहा है ना, सरसों के तेल के जैसी स्मेल आएगी। ठीक है ना, तो प्राइमरी अमाइन जो होती है वो आइसोथायोसाइनेट बनाती है, NCS को हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, अब गाइस हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। तो ये अपने पास सेकेंडरी अमाइन और CS2, तो सेम टू सेम यहाँ से H और देखो दोबारा देख लो, चलो ये H, इसको हमने ऐसे लिख लिया और इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और सल्फर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि R2NC डबल बॉन्ड S और SH, ये बन जाएगा सेम टू सेम ऐसी। अब गाइज आगे ये HgCl2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो हाइड्रोजन था इसलिए मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया था और यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो जो सेकेंडरी अमाइन है ना, देखो SH और डबल बॉन्ड S, इसको हम थायो बोलते हैं, तो यह बन गया डाई थायो कार्बेमिक एसिड।
क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं डाईथायोकार्बेमिक एसिड। तो प्राइमरी अमाइन आइसोथायोसाइनेट बनाती है, सेकेंडरी अमाइन डाईथायोकार्बेमिक एसिड बनाती है, और टर्सरी एमाइन में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टर्सरी एमाइन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। आ गई बात समझ में? तो मैंने रिएक्शन आपको बता दी है कि आपको रिएक्शन कैसे करनी है, तो गाइस इनको लिख लो। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है टिल्डेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन विद टिल्डेन रिएजेंट। अब देखो टिल्डेन रिएजेंट हम बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड को, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं। तो सिंपल रिएक्शन है कि ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है और नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है NOCl, लेकिन आपको रिएक्शन इसकी कैसे करवानी है, Cl एंड डबल बॉन्ड O, H2O बाहर, N2 बाहर और RCl बन गया आपके पास, N2 बाहर हो गया और H2O। तो जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन टिल्डेन रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब गाइस हम रिंग पर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझना। तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम हैलोजिनेशन करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई एक ग्रुप ऐड होगा और दूसरा बाहर निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि एक ऐड होगा और दूसरा बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर होगा। कहने का मतलब प्लस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला ही बाहर निकलेगा। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा। तो हम एरोमेटिक एमीन ही लेंगे। तो देखो एनिलीन लेते हैं और आपको पता है कि NH2 ग्रुप है जो कि +R इफेक्ट शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आगे चलेंगे, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया। देखो जैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा ना, इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए। कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा। तो गाइज हमारे पास रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बनेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ना तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, काउंट कर लो। से आपको पता है कि हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, हम शो नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 एक नया बन गया 5 5 कभी कार्बन नहीं बनाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे और ये यहाँ पर। तो गाइज आपके पास बन गया, यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, देख लो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड NH2 और ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो इस कार्बन के वापस 5 हो गए, तो ये ऊपर वापस। तो आपके पास लास्ट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई कि ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर NH2 और ये लोन। तो गाइज ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ऑर्थो और पेरा पर माइनस बन रहा है, इसका मतलब प्लस कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पेरा पर ही जुड़ेगा। आगे बात समझ में। कहने का मतलब NH2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को ये NH2 ग्रुप क्या बोलेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि तू ऑर्थो और पेरा पर जुड़ जा, वहां पर मैंने माइनस बनाया है। कहने का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर ज्यादा है,
यानी कि यह ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ और रिंग पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है ना, क्योंकि रिंग पर माइनस बनेगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो NH2 ग्रुप है ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, एंड क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आने वाला जो प्लस है वो ऑर्थो और पैरा पर ऐड होगा। अब हम रिएक्शंस देखते हैं। तो गाइज अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हैलोजिनेशन, ठीक है ना। तो हैलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन करते हैं, तो ये अपनी एनिलीन हो गई और ये Br2 हम लेते हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि NH2 का जो प्लस R इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब NH2 रिंग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा पर बहुत ज़्यादा माइनस चार्ज होगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए प्लस वाला तीनों जगह जुड़ जाएगा। यानी कि आपको पता है कि प्लस वाला हैलोजन बनेगा ये NH2, तो ये दोनों तो ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो Br2 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो एक पर माइनस चार्ज और एक पर प्लस चार्ज, प्लस वाला यहाँ पर जुड़ गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब माइनस वाला, तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा ना, सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ से 3 H+ निकले, उनके साथ यह Br- लग जाएगा, यानी कि आपको टोटल 3 Br2 लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो गाइज अब देखो हमें मान लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, यानी कि एक एक ही लगाना है, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। तो अब क्या करेंगे, तो देखो इसका नाम तो हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, तो कहने का मतलब NH2 के जो प्लस R इफेक्ट है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में। ये तीनों देखो यहाँ पर क्यों अटैच हो गए, क्योंकि यह NH2 बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल तीनों जगह जुड़ जाता है। अगर मैं इन लोन पेयर को कंट्रोल कर लूं तो यह NH2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसलिए रिंग पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, इसलिए तीनों Br नहीं जुड़ करके एक एक जुड़ेगा, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो देखो। तो पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। पहले हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि हमें करना है NH2 को प्रोटेक्ट। तो यहां से हाइड्रोजन, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो देखो ये हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बाहर निकल गया, CH3COOH बाहर निकल गया, और इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन अटैच हो गया। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो अब देखो यह नाइट्रोजन कंट्रोल हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि देखो यह पहले क्या कर रहा था, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि आपका जो नाइट्रोजन है उसका प्लस R इफेक्ट प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है।
कि यह नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं दे करके ऐसे भी कर सकता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। देख अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिंग को कैसे देगा? तो ऐसा करने से इस नाइट्रोजन का NH2 ग्रुप का प्लस R इफेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। आ गई बात समझ में? ऐसा करने से इसका प्लस R इफेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, इसलिए यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ठीक है, आगे ना बात समझ में। अब आप इसका हेलोजिनेशन करोगे ना, ध्यान रखना, अब आप इसका हेलोजिनेशन करोगे तो तीनों जगह एक साथ नहीं जुड़ेंगे, एक ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और एक पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो NHCO CH3 एक साथ लिख रहा हूं, तो एक तो जुड़ गया ऑर्थो पर और एक जुड़ गया पैरा पर। ये पैरा पर। आगे ना बात समझ में? ठीक है, तो पहले हमें इस NH2 ग्रुप के प्लस R इफेक्ट को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इसका प्लस R इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए तीनों ब्रोमीन एक साथ जुड़ जाएंगे। अब मान लो हमें मोनो जोड़ने यानी कि मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, तब हम क्या करेंगे? इस NH2 के प्लस R इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे, इस NH2 को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हम N हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बन गया। अब इसके लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब हम इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे ना तो मोनो कंपाउंड बनेंगे। अब गाइज इसको वापस कन्वर्ट कर लो, ये जो हमने लगाया ना इसको वापस कन्वर्ट कर लो, तो देखो वो आप ऐसे कर सकते हो, H प्लस के साथ H2O करवा दो। तो जैसे ही आप H प्लस के साथ H2O करवाओगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना तो नाइट्रोजन पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, इससे तो जोड़ दो OH। तो जैसे ही आप कार्बन के साथ OH जोड़ोगे ना तो CH3COOH और इसके साथ H जोड़ोगे तो ये लो, तो NH2 वापस बन गया और ये लो Br। ऐसे ये भी कंट्रोल हो जाएगा कि आप इसका H2O करवाओगे तो H यहाँ पर और OH, तो आपके पास बन गया देखो और Br। तो आ गई बात समझ में? तो इनको लिख लेना आप अच्छी तरह से कि हमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना हो तो पहले NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए। तो गाइज नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब आप जानते हो कि नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये एनिलीन इसकी रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है? NO2+। ठीक है, आप लास्ट जो चैप्टर्स है ना, हेलो एल्केन है, एल्कोहल है, इनकी मैकेनिज्म वहाँ पर मैंने बताई है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो NO2+ तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है ना? तो ये NH2 ऑर्थो पर जुड़ गया और ये जुड़ गया पैरा पर। अब गाइज ऑर्थो और पैरा वाला ही बनना चाहिए ना, लेकिन इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है और बहुत ही अच्छी यील्ड में बनता है। अब ये कैसे हो गया? इसमें और गड़बड़ हो गई ना, यानी कि मेटा पर भी लगता है। ऑर्थो और पैरा का तो सीधा सीधा हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए जो प्लस वाला है वो ऑर्थो और पैरा पर लगता है, लेकिन यहाँ पर मेटा पर कैसे लग गया? और ध्यान रखना ये मेटा बनता है 47%, ये बनता है 51% और ये बनता है 2% ओनली। तो गाइस देखो बनने तो ये दो ही चाहिए, क्योंकि माइनस ऑर्थो और पैरा पर ही होता है, तो फिर ये मेटा वाला प्रोडक्ट कैसे बन गया? तो गाइज ऐसा इसलिए होता है कि आपकी ये एनिलीन है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए जाते हैं, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर कोई ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड होता है। भाई ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल क्यों ऐड होता है? जब ये NH2 ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, अगर यह रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे तब
पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा ना कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ करके मेटा पर जुड़ेगा। तो गाइज क्या होता है देखो, H2SO4 इसका प्रोटोनेशन कर देता है, यानी कि ये H+ देगा और H+ ये ले लेगा। तो गाइज क्या होता है देखिए कि जैसे ही ये H+ ले लेगा, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि अपने लोन पेयर देगा ये। तो अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बताओ नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो कोई प्लस वाला आएगा, वो तो मेटा पर ही ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पर तो ऐड हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। तो गाइस ध्यान देना, अगर कोई रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तब तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे। अगर कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, है ना। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना, COOH है, CHO है, तो ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। तो गाइस नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम H2SO4 का यूज करते हैं। तो देखो ये NH2 और हम लेंगे H2SO4। तो आपको पता है कि H2SO4 से हमारे पास बनता है SO3H+ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। क्योंकि देखो H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और सल्फर प्लस, तो SO3H बन गया ना। तो H2SO4 हमें SO3H+ देता है। तो आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगा दो कि ये SO3H और पैरा पर वो लगा दो ये SO3H, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो 2 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये देखो 4 हो गया, तो 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। NH2 का प्रीफिक्स लगाएंगे ना तो अमाइनो, तो ये हो गया 2 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो गया 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो गाइज अब देखो इसमें एक टर्म और आती है जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन। अब देखो क्या होता है, तो पहले हम इसे बनाते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा कि ज्विटर आयन किसे बोलते हैं। तो देखो H2SO4 है ना, एनिलीन के साथ क्या करता है, पहले इसका प्रोटोनेशन करता है, ठीक है ना। ये एनिलीन है, आपको पता है कि यह एक बेस है, और H2SO4 एक एसिड है, तो ये H+ देगा और ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करेगा। तो H+ देने के बाद HSO4- बच गया ना। तो गाइज आपके पास ये बनेगा कि इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और HSO4- बच गया। तो HSO4 को आप ऐसे लिख सकते हो कि OH S डबल बॉन्ड O और O पर माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ से OH हटाओ, तो H2O बाहर हो गया ना, तो SO3- यहाँ पर जुड़ गया। तो आपके पास देखो क्या बन गया, तो NH3+ और SO3-। तो ये ज्विटर आयन है। अब देखो ज्विटर आयन होता क्या है, समझो कि ऐसा आयन, ध्यान से सुनना, जिसके पास पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों हो। भी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों हो। दूसरी बात, ऐसा आयन जिसके पास एसिडिक एंड और बेसिक एंड दोनों हो। तो यहां पर गाइज अब ये एसिडिक एंड है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और H+ को बाहर करेगा, और ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेसिक है, तो ये बेसिक एंड है। ध्यान रखना, यहां पर गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि ये है बेसिक
और ऊपर वाला है एसिडिक, तो ये H+ डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास ये बन जाएगा NH2 और SO3H। तो ज्विटर आयन ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों हो, या फिर जिसके पास एसिडिक और बेसिक एंड दोनों हो, तो उसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एमाइंस में डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। तो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।